Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi, going to start with second lecture on physics from NCERT part 1 for class 12th students. In the first lecture, we had already discussed some part of the first chapter. Up till here, we had already discussed this experiment of glass rod rubbed on silk and plastic rod rubbed on cat's fur. And in the last lecture, we concluded that there are two types of charges, positive and negative, and like charges repel and unlike charges attract each other. Now we have to start from here. When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge. Now, what are these two kinds? One is positive, another is negative. तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हैं तो ग्लास रॉड एक प्रकार का चार्ज एक्वायर करता है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, तो सिल्क अपोजिट यानी दूसरे तरीके का यानी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो जब भी दो बॉडीज को रब करते हैं तो दोनों बॉडीज अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस एक्वायर करती हैं। This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. अगर इलेक्ट्रीफाई करने के लिए किसी भी दो चीजों को रब करेंगे तो ये बात सत्य होगी। Now, if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, ये ध्यान देने वाली बात है, with which it was rubbed, they no longer attract each other. अब देखिए कह रहे हैं कि जिस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रगड़ा गया है उस ग्लास रॉड को उसी सिल्क क्लॉथ के पास ले जाएंगे कांटेक्ट में, फिजिकली दोनों टच करें एक दूसरे को, तो होता क्या है कि अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? टच करने पे, फिजिकल कांटेक्ट होने पे क्या हो रहा है? दोनों ही बॉडीज फिर से न्यूट्रल हो जाती हैं, डी इलेक्ट्रीफाई हो जाती हैं। जो इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट है, इस बात को आप फिर से समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया तो इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग सिल्क और ग्लास रॉड दोनों ही इलेक्ट्रीफाई हुआ यानी चार्ज्ड हुआ और दोनों पे अपोजिट चार्जेस आए। अगर रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होगा और अब ये दोनों दूर दूर हो गए रब करने के बाद और दोनों चार्ज्ड हो गए। जब वापस से आप इसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो दोनों बॉडीज पे हैं, रॉड और क्लॉथ पे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और चार्जेस क्या होंगे? फिर से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और फिर से दोनों बॉडीज डी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी यानी अनचार्ज्ड हो जाएंगी। और जब अनचार्ज हो जाएंगी तो फिर अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी नहीं होना है दोनों में, so they will not attract each other. They also do not attract or repel other light objects as they did on being electrified. हाँ बिल्कुल सही है। अब चूंकि ये दोनों कांटेक्ट में आने से डी इलेक्ट्रीफाइड हो गए, डिस्चार्ज हो गए, तो अब ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में ऊपर और फिगर में बताया गया था कि वो दोनों ग्लास रॉड्स रिपेल कर रहे थे, प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट कर रहा था ग्लास रॉड। अब ये सारे फोर्सेस लगने बंद हो जाएंगे। Thus the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. देखिए यही बात आगे लिखी गई है, जब कांटेक्ट में लाया गया तो जो चार्जेस एक्वायर किए थे दोनों बॉडीज ने वो चार्जेस वो लूज कर देते हैं। What can you conclude from these observations? इन ऑब्जर्वेशन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize or nullify each other's effect.
तो इससे हमें ये कंक्लूड हम करते हैं, ये निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों बॉडीज जब कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों बॉडीज पे जो अपोजिट चार्जेस हैं वो कांटेक्ट में आते ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, नल्लीफाई कर देते हैं। Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. यही कारण है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोनों ही चार्जेस का नाम क्या रखा, पॉजिटिव और नेगेटिव रखा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को जब ऐड करते हैं, जैसे आप नंबर्स में देखें, +2 में -2 को अगर आप ऐड करेंगे तो नल 0 आएगा, +5 में -5 को जोड़ेंगे तो भी नल। तो कितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज हो, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हो और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में हो तो जोड़ने पे नलीफाई होकर 0 मिलता है हमें। शायद इसी बात को सोच के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहा। वी नो दैट व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर, देखिए आगे यही लिखा हुआ है, देखिए जो हम बोल रहे थे यही बात लिखी गई है आगे, पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड द सम इज 0। आप देखिए इसीलिए ध्यान से अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो आगे जो लिखा हुआ है वो भी आपको समझ में आने लगता है। पीछे की चीज़ों को जो मैंने पहले लेक्चर में शुरू में भी बताया है कि कितनी भी सिंपल बात हो उसको आप ध्यान से अगर समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आगे की बातें समझना बहुत ईज़ी होता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से समझ में आने लगती हैं कि अब आगे क्या होना चाहिए। सो मूव ऑन। This might have been the philosophy in naming the charges as positive and negative. By convention, the charge on glass rod or cat's fur is called positive and that on plastic rod or silk is termed negative. देखिए यहाँ लिखा जा रहा बाई कन्वेंशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्लास रॉड और कैट्स फर वाले चार्ज को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, जो चार्ज इन दो ऑब्जेक्ट्स ने एक्वायर किया, और प्लास्टिक रॉड और सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज है उसको हम नेगेटिव कह रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्यों इसका उल्टा नहीं कह रहे हैं, हम क्यों नहीं हम ग्लास रॉड और कैट्स फर को नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं और प्लास्टिक रॉड और सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाई कन्वेंशन यहाँ लिखा गया, यानी ये मान्यता है, ऐसा सभी लोगों ने माना जो भी उस समय के एमिनेंट साइंटिस्ट थे या जो लोग भी इस पे काम कर रहे थे। उन चूंकि किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव मानना ही था, तो एक कन्वेंशन उस वक्त जो लिया गया, मान लिया गया, वो क्या, कि ग्लास रॉड और कैट्स फर पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रॉड और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज है। ये सिर्फ कन्वेंशन है, इट्स मियर कन्वेंशन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो मान्यता है, और मान्यताएं अगर सभी लोग नहीं मानेंगे तो फिर आपस में आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जस्ट टू मेक द डिस्कशंस इजी एंड कन्वीनियंट इस चीज को मान लिया गया, हम भी ऐसा ही मानेंगे। If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be neutral. ये टर्मिनोलॉजी बताई जा रही है कि आप कब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कहेंगे और कब उसे आप न्यूट्रल कहेंगे। अब यहाँ देखिए एक बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है एनसीईआरटी में, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। 11th क्लास की एनसीईआरटी का मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म करके टॉपिक है वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में। ये उसी से बिल्कुल मिलता जुलता उसी का एग्जाम्पल है जो यहाँ ब्लू बॉक्स में दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया गया। काफी समय तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, मिड लास्ट लेट 19th सेंचुरी के पहले तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग पढ़ा जाता था। ये दोनों दो सेपरेट ब्रांचेस थी फिजिक्स के। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन सामने आए जिससे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों फेनोमेनास को अलग किया ही नहीं जा सकता, दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। और यही बात यहाँ हेडिंग में लिखी गई है कि दोनों कैसे एक हुए, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके पीछे क्या घटनाक्रम था, किन साइंटिस्ट का रोल था, ये इस बॉक्स में लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। In olden days, electricity and magnetism were treated as separate subjects. Electricity dealt with charges on glass rods, cat's fur, batteries, lightning, etc.,
while magnetism described interactions of magnets, iron filings, compass needles, etc. कह रहे हैं कि पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो सेपरेट ब्रांचेस थे, सब्जेक्ट्स थे, और इलेक्ट्रिसिटी का लेना देना ग्लास रॉड, कैडस्पर, बैटरी और लाइटनिंग में हम लोगों ने देखा। मैग्नेटिज्म को हम कहाँ पर देख पाते थे, जहाँ मैग्नेट्स हों या आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हों या कंपस निडल, मैग्नेटिक कंपस निडल्स होते थे। इन 1820 डेनिश साइंटिस्ट ऑर्स्टेड, इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, फाउंड दैट कंपस needle is deflected by passing an electric current through a wire placed near the needle. तो ऑर्स्टेड साहब ने एक ऑब्जर्वेशन, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन इन्होंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि कंपस निडल अगर रखा हो, मैग्नेटिक कंपस निडल, और बगल से उसके कोई वायर जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, तो निडल में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। मैग्नेटिक कंपस निडल क्या हुई, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गई, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, और करंट के फ्लो का अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कैसे हुई। ये एक उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक घटना थी, और यहीं से पता चला कि करंट के फ्लो का यानी इलेक्ट्रिसिटी का जरूर मैग्नेटिक इफेक्ट से कुछ लेना देना है, कुछ तो रिलेशन है। So Ampere and Faraday supported this observation by saying that electric charges in motion produce magnetic fields and moving magnets generate electricity. तो बाद में एम्पियर और फेराडे, इन दो साइंटिस्ट ने इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट का मतलब ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उन्होंने यही बात कही कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जब मैग्नेट्स मूव करते हैं, मूविंग मैग्नेट्स, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। The unification was achieved when the Scottish physicist Maxwell and the Dutch physicist Lorentz put forward a theory where they showed the interdependence of these two subjects. तो इसके बाद यूनिफिकेशन कब अचीव हुआ, जब मैक्सवेल साहब और लॉरेंज ने थियरी इसके लिए दिया आगे, और दोनों को यूनिफाई कर दिया, और दोनों का मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दोनों के इंटरडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करके थियराइज किया, नई थियरी दी। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और अब इस फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहने लगे। Most of the phenomena occurring around us can be described under electromagnetism. Virtually every force that we can think of, like friction, chemical force between atoms holding the matter together, and even the forces describing processes occurring in cells of living organisms, have its origin in electromagnetic forces. फोर्सेस के बारे में हम 11th क्लास में भी चर्चा कर रहे हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, तो वहाँ पे एक फंडामेंटल फोर्स ये भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जैसा कि यहाँ लिखा गया है इन 3 लाइनों में कि फ्रिक्शन है या केमिकल फोर्सेस जो एटम्स के बीच होते हैं, और बहुत सारे सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, वो फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही होते हैं। इनका ये डिफरेंट जो फोर्सेस का नाम यहाँ दिया है, फ्रिक्शन एंड ऑल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ही बदले हुए स्वरूप है, उनका डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, देखिए आगे यही बात लिखी हुई है, इन नेचर मैक्सवेल पुट फोर्थ 4 equations that play the same role in classical electromagnetism as Newton's equations of motion and gravitation law play in mechanics. मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिए थे, वो वही रोल प्ले करता है जो मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज, न्यूटन के इक्वेशंस ऑफ मोशंस और ग्रेविटेशन के लॉ रोल प्ले करते हैं। He also argued that light is electromagnetic in nature and its speed can be found by making purely electric and magnetic measurements. मैक्सवेल ने ये भी कहा कि लाइट पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और पूरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, इसके स्पीड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। He claimed that the science of optics is intimately related to that of electricity and magnetism.
उन्होंने ये भी दावा किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लेना देना ऑप्टिक्स से भी है। जो ऑप्टिक्स, साइंस ऑफ ऑप्टिक्स, जो भी आप लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ देखते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ही रोल है, क्योंकि वो लाइट को ही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बना हुआ है। तो पूरी ऑप्टिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ यूनिफाई किया सकता है। अब आप पूरे डिस्कशन में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यूनिफाई हुआ, बाद में ऑप्टिक्स भी इन्हीं दो टॉपिक्स के साथ जुड़ गया। तो ये तीनों टॉपिक्स मिलके यूनिफाई होके एक टॉपिक बन गए। इसी को यूनिफिकेशन कहा जा रहा है, जो इस टॉपिक के हेडिंग में लिखा हुआ था। The science of electricity and magnetism is the foundation for the modern technological civilization. Electric power, telecommunication, radio and television, and a wide variety of practical appliances used in daily life are based on the principles of this science. कह रहे हैं कि साइंस, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो विज्ञान है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो उसका आधार है, फाउंडेशन है। और तमाम एग्जांपल्स जैसे इलेक्ट्रिक पावर हुआ, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो टेलीविज़न में, हर जगह लाइफ में हमारे प्रैक्टिकल अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं उसमें इसी साइंस का यूज़ होता है। Although charged particles in motion exert both electric and magnetic forces in the frame of reference where all the charges are at rest, the forces are purely electrical. You know that gravitational force is a long-range force. Its effect is felt even when the distance between the interacting particles is very large, because the force decreases inversely as the square of the distance between the interacting bodies. फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस आने वाले चैप्टर्स में हमें डिटेल में पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, वही बात यहाँ बताई जा रही है। We will learn in this chapter that electric force is also as pervasive and is in fact stronger than the gravitational force by several orders of magnitude. I refer to chapter 1 of class 11 physics textbook. ये मैंने डिस्कस किया है अपने 11th क्लास के NCERT डिस्कशन में, 4 फंडामेंटल फोर्सेस की हेडिंग में, उसमें जाके आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं वीडियो। लेट्स मूव ऑन। देखिए इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।